हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिमानी और मेरे साथ में आप हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर चुके हैं। हिस्ट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं द 8th चैप्टर व्हिच इज स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल सुप्रीमेसी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस is the chapter where we are going to know about the struggle for political supremacy और लेसन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहने वाले हैं बेटा। दी मुगल एम्पायर, सबसे पहले हम जानेंगे नॉट जस्ट मुगल बट लेटर मुगल्स। या तो हम मुगल एम्पायर को ऑलरेडी देख चुके हैं, हम यहाँ देखेंगे कि जो लेटर मुगल्स हैं और जो मुगल पीरियड है उसका डिक्लाइन किस तरह से होता है, किन कारणों से होता है, राइट। इसके बाद में हम देखेंगे सम फॉरेन इन्वेजन्स एंड देन रीजंस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। क्या क्या कारण थे जिनकी वजह से मुगल एम्पायर क्या कर गया, डिक्लाइन कर गया। द राइज ऑफ रीजनल पावर्स, रीजनल पावर्स के राइज किस तरह से वो राइज कर रही हैं, उसके कारण क्या हैं। एंड देन इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है। बट बिफोर दैट देयर इज अ सेल्फ सर्वे एंड आई होप यू विल फाइंड द आंसर of these questions in this chapter only. Yes, and then comes a question for you. Why do you think Sikh men were given a common name Singh? Singh means lion. Have you ever given it a thought? कभी सोचने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों है कि जो सिख हैं उनको सिंह बोला जाता है। Like, if you don't know it, don't worry, I'm gonna help you out. We're gonna learn about it today itself. Yes, all right, here we go. देखो बेटा, सबसे पहले हम इस चीज को समझेंगे मुगल एम्पायर, जिसके बारे में हमने प्रीवियसली पढ़ा है। हमने देखा कि अकबर ने किस तरह से मनसबदारी सिस्टम को एस्टैब्लिश किया था। हमने ये भी देखा कि कितना पावरफुल हो गया था मुगल एम्पायर, ठीक है। इसके बाद में अब यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे जो लेटर मुगल्स हैं, स्पेसिफिकली अब अगर बात करेंगे औरंगजेब के बाद के टाइम से धीरे धीरे जो मुगल्स आएंगे वो बहुत ज्यादा वीक हैं। अब इनके वीक होने का कारण क्या है, इनके वीक होने का देखो, कोई भी पावर या कोई भी अथॉरिटी वीक कब होगी, अगर उसका सेंट्रली डोमिनेशन उसका बहुत अच्छा चल रहा है तो फिर जाहिर सी बात है वो वीक नहीं होगी, क्योंकि कोई भी रीजनल पावर तब तक सर नहीं उठा सकती जब तक सेंटर स्ट्रांग है। अब सेंटर धीरे धीरे क्या होगा, वीक होगा। अब जैसे जैसे सेंटर, ये पूरा सेंटर है, सेंटर वीक होगा तो रीजनल पावर्स क्या करेंगी, इमर्ज करेंगी। जब ये रीजनल पावर्स इमर्ज करेंगी, लेट्स से ये स्टेट्स मान लीजिए, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, राइट। सो जब ये रीजनल पावर्स क्या करेंगी, जब ये रीजनल पावर्स इमर्ज करेंगी तो हम देखेंगे कि मुगल जो एम्पायर है वो धीरे धीरे आपको डिक्लाइन होता हुआ दिखाई देगा। अब इस डिक्लाइन के कारण क्या क्या है ये भी हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 18th century was an eventful period in Indian history. बहुत ज्यादा क्या चल रहा है, उथल पुथल चलेगी। क्या होगा कि मैप रीशेप होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। जहां तक मुगल एम्पायर फैला हुआ था वो एरिया अब क्या है, मैप में चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। द मोस्ट पावरफुल एम्पायर ऑफ मिडिवल इंडिया कौन सा था, मुगल। द मुगल एम्पायर विच केम इनटू बीइंग इन अर्ली 16th century. Okay, tell me who was the first person who bring actually Mughal Empire? We'll say Babur. Yes. 1526 में कौन कौन सी नहीं, कौन सी बैटल आप देखते हैं बाबर की, लेट मी नो। बाबर ने 4 लड़ाइयां लड़ी थी, हमने उन चारों के बारे में पढ़ा है। आप बताएंगे कि 1526, 1527, 1528 और 1529 में जो बाबर की 4 लड़ाइयां हुई हैं कौन कौन सी हैं, यू हैव टू नेम दैम। अगर आपको ये ईयर सुनते ही और बाबर का नाम सुनते ही वो बैटल्स याद नहीं आ रही हैं, आई वुड सजेस्ट रिवाइज इट वंस, ओके। चलिए 16th century में क्या हुआ था, अराइज हुआ था एंड देन इट हैज अचीव्ड ग्रेट एक्सीलेंस इन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स एंड कल्चरल एंड देन इट वाज ऑन अ डिक्लाइन। अब धीरे धीरे हम इसको कहां देखने की क्या देख रहे हैं कि इसका डिक्लाइन आपको नजर आएगा। द फोर्सेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन हैड सेट इन ड्यूरिंग द रीन ऑफ औरंगजेब। देखिए, लेट्स टॉक अबाउट लेटर मुगल एम्पायर, ओके। एज देयर वॉज नो लॉ, कोई भी ऐसा लॉ तो था नहीं कि राजा के बाद में उसका बड़ा बेटा ही क्या बनेगा, रूलर बनेगा, ऐसा कोई लॉ नहीं था। तो जैसे ही कोई किंग या कोई रूलर है जो वो क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी तो एक वॉर शुरू हो जाएगा, किसके लिए, वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जो भी पॉसिबल कंटेंडर्स हैं उनके बीच में
ठीक है, विच सेवरल लाइक प्रिंस एंड नोबल्स वर किल्ड, इसके लिए क्या होगा, इन विच मैनी लाइक किंग्स एंड नॉट किंग्स एक्चुअली प्रिंसेस, दे वर बीइंग किल्ड, ओके, नोबल्स वर आल्सो किल्ड, क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई नोबल किसी प्रिंस को सपोर्ट कर दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो खुद राजा बनने की कोशिश करे। तो क्या है, मतलब हत्याएं होना बड़ी आम बात हो गई थी। क्यों? कि भाई ये वॉर ऑफ सक्सेशन है, जो जीतेगा वही राजा बनेगा, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, अ वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट अमंग हिज सन्स एज वेल एज हिज एल्डर सन। सो बहादुर शाह केम आउट विक्टोरियस टू सक्सीड हिम ऑन मुगल थ्रोन। तो अब कौन रूलर बनेंगे? बहादुर शाह बनेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बहादुर शाह, ठीक है। पहले इनका टाइम पीरियड आप याद रखेंगे। 1707 में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद में 1707 से 1712, एक चीज ध्यान दीजिएगा, इनका जो टाइम पीरियड है, अब एक दो ऐसे रूलर्स आएंगे जिनका टाइम पीरियड बहुत छोटा छोटा आपको देखने के लिए मिलेगा, 7 से 12। इसके बाद में आप देखेंगे जहादर शाह 12-13, ठीक है ना। उसके बाद फर्रुखशियार आप देखेंगे 12 से लाइक 13 से 1719, 1719, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड इतना स्मॉल स्मॉल टाइम पीरियड क्यों है, हम ये भी देखेंगे, इसका कारण भी जानेंगे, ठीक है। तो चलिए, बहादुर शाह फर्स्ट और बहादुर शाह वन, औरंगजेब सक्सेसर, रूल्ड फॉर अ फ्यू इयर्स, बहुत ही कम समय के लिए ये रूल करेंगे। एंड ही ट्राइड टू विन ओवर राजपूत बाय रिकॉग्नाइजिंग अजीत सिंह एज अ रूलर ऑफ जोधपुर। ये क्या करेंगे, ये मित्रता वाला जो है बिहेवियर करेंगे, अजीत सिंह को लाइक एज अ रूलर ऑफ जोधपुर स्टैब्लिश कर देंगे। ही ऑल्सो ट्राई टू अपीज द मराठास बाय रिलीजिंग शाहू द ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी, शिवाजी के ग्रैंडसन जिनका नाम है शाहू जी, शाहू जी को ये क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे। एंड देन ऑफरिंग हिम अ हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, उनको एक उच्च प्रशासनिक पद भी देंगे, ठीक है। ही ऑल्सो सॉट अ फ्रेंडशिप ऑफ सिख्स, ठीक है। तो इन्होंने सिखों के साथ भी क्या किया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया। राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बहादुर शाह। ओके, देखो अब 712 में क्या होगा कि बहादुर शाह की हो जाएगी मृत्यु, ठीक है। एंड 712 में इनकी जब मृत्यु हो जाती है, वॉर ऑफ सक्सेशन फिर से शुरू होएगा एंड कल्मिनेटेड इन द एक्सेशन ऑफ जहादर शाह। अब कौन आएंगे, जहादर शाह। क्या हमें ये टाइमलाइन समझ में आ रही है? 1707 में हु डाइड, औरंगजेब डाइड, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में 1707 से 1712 कौन लाइक राजा रहेगा, और यू कैन से मुगल एम्परर रहेगा। तो हम कहेंगे बहादुर शाह फर्स्ट, ओके। एंड देन ही विल आल्सो लाइक डाई। उसके बाद में जहादर शाह, जहादर शाह का टाइम पीरियड यहीं से देख लीजिए, 1712 से 1713, एक साल का इनका टाइम पीरियड है। क्योंकि ये गेम कौन खेल रहा है, गेम खेल रहे हैं किंग मेकर्स, और ये किंग मेकर्स कौन है, इनके बारे में अभी बस कुछ ही टाइम में हम जानेंगे, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह फर्स्ट, अ वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट। अब देखो, जो बहादुर शाह की मृत्यु के बाद में जो वॉर ऑफ सक्सेशन है वो क्या हो जाएगा, वो दैट विल ब्रोक आउट। एंड देन जहादर शाह इमर्ज्ड विक्टोरियस एंड रूल्ड फॉर अ फ्यू मंथ्स। बहुत छोटे समय के लिए जहादर शाह जो है वो गद्दी पर बैठेंगे। एंड ही वॉज अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ जुल्फिकार खान, द मोस्ट पावरफुल नोबल ऑफ दैट टाइम, ठीक है। जहादर शाह वॉज ओवरथ्रोन बाय हिज नेफ्यू फर्रुखशियार, ठीक है। देखो, हम जब मुगल डिक्लाइन के बारे में पढ़ेंगे ना, आप एक चीज समझेंगे, लाइक क्योंकि अब जो ये लाइक पोस्ट मुगल्स हैं, और आई मस्ट से कि ये जो लेटर मुगल्स हैं, सॉरी, जो लेटर मुगल्स हैं, ये लेटर मुगल्स वीक क्यों होंगे, इनके वीक होने के दो कारण है। हमने कहा ना सेंटर में वीक हो जाएंगे, तो सेंटर में वीक होने का कारण क्या होगा कि जब इनका सेंटर वीक है तो रीजनल पावर्स इमर्ज करेंगी, ठीक है। सिख, मराठा, जाट, राजपूत, ये लोग क्या करेंगे, ये इमर्ज करेंगे। अब मुगल्स को इनके साथ भी फाइट करनी है, और मुगल्स में इंटरनली भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, ठीक है। इनके नोबल्स इनके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। मनसबदार, जो कि अकबर के टाइम पे बहुत इनको एक नोबल जो है पोस्ट दी गई थी, और मनसबदार की पोस्ट के क्या था, वैल्यू को डिवैल्यूएट कर दिया गया। कैसे? इतने सारे संख्या में मनसबदार और लाइक सूबेदार ये सब बढ़ा दिए गए। तो सीधी सी बात है, लाइक आपने सिंपल सी बात है कि जब कोई चीज हमारे पास संख्या में कम होगी और वो पावरफुल ज्यादा होगी, ठीक है। एक छोटा सा लॉजिक लेकर चलिए, अब कोई चीज इतनी ज्यादा है कि उसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी है, तो इसी तरह से ये पोस्ट हो गई थी। तो इतने ज्यादा लाइक सूबेदार और इतने ज्यादा मनसबदार थे कि औरंगजेब ने
इस पोस्ट की वैल्यू को ही उतना क्या कर दिया, उसकी वैल्यू जो है वो रही नहीं उतनी। ठीक है, चलिए इतना ही नहीं है, बहुत सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। अब फर्रुखशियार को हम देखेंगे, फर्रुखशियार वाज असैसिनेटेड। ठीक है, इसके सिवाय देयर वर सो मेनी अदर थिंग्स दैट वर हैपनिंग इनसाइड। ठीक है, इंटरनली बहुत सारे ऐसे इश्यूज लाइक कॉन्फ्लिक्ट चलेंगे, किसी को असैसिनेट करा दिया जाएगा, किसी को लाइक ह्यूमिलिएट किया जाएगा। किस तरह से ह्यूमिलिएट किया जाएगा, किसी की आंखें पुड़वा दी गई। ठीक है, देयर वाज अ पर्सन शाह आलम जिनकी क्या कर दी गई, आंखें पुड़वा दी गई। तो दीज आर द थिंग्स, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलेंगे, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट चलेंगे, और धीरे धीरे मुगल जो है वो क्या करते हुए डिक्लाइन करते हुए दिखाई देंगे। साथ में एक और पावर जो थी वो इमर्ज हो रही थी, हम उनके बारे में भी पढ़ रहे हैं। लाइक जो ब्रिटिशर्स हैं वो आप देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुकी है 1600 में। उसके बाद में ब्रिटिशर्स इंटरनल अफेयर्स में क्या करने लगे हैं, इंटरफेरेंस भी कर रहे हैं, वो बैटल्स कर रहे हैं। आपने बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सार, ये सब के बारे में भी पढ़ा है, और इसके बारे में आप 8th स्टैंडर्ड में और भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर हैपनिंग ड्यूरिंग दिस टाइम। ओके, चलिए तो लेट्स टॉक अबाउट फर्रुखशियार। बट फर्रुखशियार से पहले आप मुझे ये बताएं, जहादर शाह किसकी पपेट बने हुए थे? जहादर शाह जुल्फिकार खान की पपेट बने हुए थे। और ये जुल्फिकार खान कौन है? ही वॉज द मोस्ट पावरफुल नोबल ऑफ दैट टाइम। ऑलराइट, चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्रुखशियार। फर्रुखशियार, इनका टाइम पीरियड देख लो, 1713 से 1719। और इन्हीं ने क्या पास किया है, वो दस्तक पास जो है वो अलाउ कर दिए थे, किसको? ब्रिटिशर्स को, जिसको आप क्या पढ़ेंगे आने वाली अपनी नेक्स्ट क्लास में, लाइक 8th क्लास में जब आप एंटर कर जाएंगे तब आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे। फर्रुखशियार वाज अ रूलर ऑन लाइक द नेम, द एम्पायर वाज कंट्रोल्ड बाय सैयद ब्रदर्स। ये जो छोटा 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 टाइम पीरियड का जो रूल हम देख रहे हैं ना, उसकी जड़ में ये लोग हैं, सैयद ब्रदर्स हैं। ठीक है, इनके नाम क्या है? अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, इनको बोला जाता था किंग मेकर्स। ठीक है, लाइक इफ दे आर हैप्पी वो क्या कर देंगे, रूलर बना देंगे। इफ दे आर नॉट हैप्पी विद द रूलर वो क्या करेंगे, वो किसी और को रूलर बनाने में हेल्प कर देंगे। राइट, ऑल राइट। मोहम्मद शाह 1720 से 1748। अब आप एक चीज समझ पाएंगे कि जो मोहम्मद शाह हैं 1720 से 1748 में आ रहे हैं, इसका मतलब एक अच्छा बड़ा टाइम पीरियड हमको यह दिखाई दे रहा है। तो मतलब ये जो किंग मेकर्स हैं, इनका रोल यहां पर क्या होता दिखाई देगा, खत्म होता दिखाई देगा। तभी ये क्या कर पाएंगे, इतना लंबा टाइम तक रूल कर पाएंगे। देखो, soon after coming in power, Muhammad Shah stripped the Sayyid brothers of their powers and authority. ठीक है, he ruled for a long period of time and could have revived the empire. However, he did not even attempt to consolidate the empire. उन्होंने क्या किया, लाइक एम्पायर को कंसोलिडेट करने की तो ऐसी कोई कोशिश नहीं करी है, लेकिन एक लंबे समय तक इन्होंने रूल जरूर किया है। पावरफुल गवर्नर्स एस्टैब्लिश्ड इंडिपेंडेंट किंगडम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज लाइक सिख, मराठा, जाट्स एंड राजपूत्स रिवोल्टेड अगेंस्ट मुगल्स। तो अभी तक हमने किस किस के बारे में पढ़ा बेटा? हमने पढ़ा लाइक बहादुर शाह के, सबसे पहले हमने ये देखा कि औरंगजेब 1707 में लाइक औरंगजेब की डेथ हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है, वॉर ऑफ सक्सेशन होता है। वॉर ऑफ सक्सेशन में लाइक बहादुर शाह जो है वो क्या बनते हैं, वो एम्परर बनते हैं। 1707 से 1712 उनका टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, इसके बाद में आते हैं जहादर शाह 1712 से 1713। ठीक है, देन कम्स फर्रुखशियार 1713 से 1719 एंड देन कम्स मोहम्मद शाह 1720 से 48। ठीक है, 48 तक ये रहते हैं। अब देखो, अब हम बात करेंगे अबाउट फॉरेन इन्वेजन्स की। तो कुछ फॉरेन इन्वेजन्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। कहां से भाई? कहीं से भी हो सकते हैं। अब देखो, नादिर शाह है, नादिर शाह कहां का रूलर है? ईरान का। ठीक है, plundered the city of Delhi in 1739। My question to you is, बताइए नादिर शाह ने दिल्ली को कौन से वर्ष में लूटा था? आप कहेंगे 1739। सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी आपके सामने आंसर लिखा हुआ है एंड यू आर गोना आंसर। आपको किसी भी वक्त को ये क्वेश्चन पूछ ले, यू शुड नो कि नादिर शाह ने दिल्ली को कब लूटा है? 1739 में। एंड कैरिड अवे विद हिम इमेंस वेल्थ इंक्लूडिंग द कोहिनूर डायमंड, वो अपने साथ कोहिनूर हीरा लेकर गया है। एंड द ज्वेल स्टड इन द पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां।
A contemporary observer described the wealth looted from Delhi as followed. अब देखो जो उस समय के जो लाइक ऑब्जर्वर हैं उन्होंने क्या लिखा है, 60 lakh of rupees and some thousand gold coins, nearly 1 crore wealth for gold ware, ठीक है ना, मतलब 1 करोड़ तक के तो लाइक सोने के जो लाइक द गोल्ड वेयर्स वो उसको ले गए हैं, ठीक है। Nearly 50 crores worth of jewels and then most of them unrevealed in the world. And the above include the peacock throne. इसमें इन्होंने जो peacock throne है उसको भी क्या किया है, शामिल किया है, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइक टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं। ये दोनों ही इन्वेजन जो है मिडिवल हिस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। अहमद शाह अब्दाली इन्वेडेड इंडिया 5 टाइम्स 1748 से लेकर 1761 तक। इस टाइम पीरियड में अहमद शाह अब्दाली 5 बार क्या करते हैं, लूट मचाते हैं। His total plunder has been estimated at 70 crore, which enabled him to exempt his own kingdom from taxation for the 3 years before leaving in Delhi after the Battle of Panipat. आपने एक मूवी भी देखी होगी, इस बैटल के ऊपर ही वो मूवी जो है वो बेस्ड है। अर्जुन कपूर एंड अहमद शाह अब्दाली का जो कैरेक्टर है उसमें लाइक संजय दत्त हैज प्लेड इट। यस, ओके। इन 1761 आप क्या देखते हैं, बैटल ऑफ पानीपत होती है, किस किस के बीच में होती है? माय क्वेश्चन टू यू इज, बताइए किस किस के बीच में होती है। ओके, अब यहीं पे क्या होगा, अहमद शाह डिक्लेयर कर देंगे शाह आलम सेकंड को एज दी एम्परर, ठीक है। और ये जो शाह आलम है इनका रोल आपको अब कब दिखाई देगा, इनका रोल आपको दिखाई देगा 8th क्लास में, जब आप एंटर करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ में एक ट्रीटी होगी इनकी, ठीक है। तो वहां पर आपको ये इनका रोल जो है वो दिखाई देगा। चलिए, रीजन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, देखो सीधी सी बात है, एक्सटर्नल रीजंस भी होंगे, इंटरनल रीजंस भी आपको देखने के लिए इसमें मिलेंगे। द मुगल एम्पायर बिगन टू डिक्लाइन ड्यूरिंग द रीन ऑफ औरंगजेब, ठीक है। ही डिड नॉट शो द सेम पॉलिटिकल स्किल्स और स्टेट्समैनशिप ऑफ हिज predecessors, ठीक है, and who had earlier involved various other groups in the task of governance. जो पहले वाले मुगल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो गवर्नेंस में लाइक बाकी लोगों को भी साथ में शामिल करके चल रहे हैं, ठीक है। औरंगजेब की पॉलिसीज क्या हैं, बाकियों से अलग हैं, पहले वाले मुगल से अलग हैं। तो मुगल एम्पायर हैड ऑल्सो बिकम टू लार्ज टू एडमिनिस्टर। इस समय पे क्या हुआ था कि भाई मुगल एम्पायर ऑलरेडी बहुत क्या हो गया है, इट इज टू लार्ज टू एडमिनिस्टर। Aurangzeb's policy of annexation created a lot of pressure in terms of administration of the empire. Institutions like the Mansabdari system lost their efficiency. क्यों? I already have talked about it. The powers of Mansabdars and Subedars grew unchecked, ठीक है ना। And then revenue collection became uneven. अब revenue collection क्या है, वो भी क्या है, like uneven हो गया है, as the center could not access a large part of the revenue from the provinces, ठीक है। The invasion of Deccan drained the financial resources of Mughal treasury. These are the reasons of Mughal decline, and then Aurangzeb's rigid policies also, ठीक है। And actions made the Rajputs, Jat, Sikh and Marathas. जो इनकी पॉलिसीज, इनके एक्शंस हैं, ये इन लोगों को क्या कर रहे हैं, इन लोगों के अंदर गुस्से को भड़का रहे हैं, उनको इनकी पॉलिसीज पसंद नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे। किसके अगेंस्ट रिवोल्ट करेंगे, मुगल्स के अगेंस्ट रिवोल्ट कर देंगे। Hence, during the last years of his rule, uprisings by the Jat, constant wars with Sikh and peasants' rebellion shattered the stability of Mughal Empire. Aurangzeb's successors were weak and could never emulate the accomplishment of their predecessors. ठीक है ना। तो यहां से क्या हुआ, धीरे धीरे मुगल एम्पायर डिक्लाइन ही करता चला गया। हालांकि औरंगजेब, देखो औरंगजेब 1707 में उनकी डेथ होती है, मुगल्स आपको 1857 तक दिखाई भी देते हैं। लास्ट मुगल एम्परर कौन थे, लाइक बहादुर शाह जफर थे, लेकिन दे वर नॉट वेरी स्ट्रांग, ठीक है ना। इनकी पावर्स धीरे धीरे खत्म हो चुकी है, लगभग खत्म हो चुकी है। एंड द लास्ट वन, ही विल आल्सो बी लाइक सेंट टू रंगून फ्रॉम दिल्ली। कौन भेज देगा,
लाइक ब्रिटिशर्स भेज देंगे, और इनके जो इनके जो आने वाली जो जनरेशन होंगी उनको हाथ के हाथ ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, उनको भी उनकी हत्या कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए, द राइज ऑफ रीजनल पावर्स। अब हम बात करेंगे उन रीजनल पावर्स की जो जिनका मुगल्स के साथ भी टसल चल ही रहा है। ठीक है, अब ये रीजनल किंग्स जो हैं ये मुगल्स की पॉलिसी से ऑलरेडी खुश नहीं है, तो आप देखेंगे रीजनल पावर्स इमर्ज करेंगी। इसमें हम बात करेंगे अबाउट द सिख, अबाउट द राजपूत्स, then we will talk about Jats, and then we'll talk about Veer Shivaji. Yes, चलिए चलिए, the Afghan defeat of Maratha armies accelerated the breakaway of Punjab from Delhi and helped in foundation of the Sikh overlordship. Let me just highlight this for you once and then we are good to go. Okay, the Afghan defeat of Maratha armies accelerated the breakaway of Punjab, ठीक है, from Delhi and helped in foundation of the Sikh overlordship in northwest. Okay, rooted in Bhakti movement that developed in the 2nd century, but gaining in popularity across North India during the 15th and 16th century. The Sikh religion appealed to hard-working peasants. देखो, अफगान डिफीट हुआ, उसमें क्या होगा कि मराठा आर्मीज जो है दे एस्केलेरेटेड ब्रेकअवे, लाइक क्या होगा कि दिल्ली और पंजाब क्या हो जाएगा, इसको लाइक अलग कर दिया गया यहाँ पे, एंड देन हेल्प्ड इन फाउंडेशन। यहां से क्या होगा, फाउंडेशन किसका स्टार्ट होगा, सिख ओवरलॉर्डशिप का। ठीक है ना, जो सिख हैं वो अब क्या आ जाएंगे, पावर में आ जाएंगे। कहां पे, नॉर्थ वेस्ट में। रूटेड इन भक्ति मूवमेंट, देखो शुरुआत तो इनकी कहां से हो गई थी, भक्ति मूवमेंट से, 2nd सेंचुरी से, लेकिन जो ज्यादा पॉपुलैरिटी इनको मिली वो कहां से मिली, नॉर्थ इंडिया के अंदर 15th एंड 16th सेंचुरी में आपको ये देखने के लिए मिलेगी। सिख रिलीजन अपील्ड टू द हार्ड वर्किंग पीजेंट्स। ठीक है, अब देखो, द सिख खालसा, खालसा मीन्स आर्मी ऑफ प्योर, यानी कि शुद्ध, बेसिकली खालसा मीन्स शुद्ध। चलिए, तो दिस सिख खालसा आर्मी दे रोज अप अगेंस्ट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिप्रेशन इन पंजाब टूवर्ड्स द एंड ऑफ औरंगजेब रूल। ठीक है, ये किस चीज के विरोध में काम करेंगे, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिप्रेशन जो हो रहा है कहां पे, पंजाब में। ठीक है, तो और उस समय पे रूल किसका था, औरंगजेब का। अब जो गुरिल्ला फाइटर्स हैं इनके, दे टुक एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएटेड बाय द पर्शियन एंड अफगान ऑनस्लॉट अगेंस्ट दिल्ली। तो इसका भी क्या करा जाएगा, फायदा उठाया जाएगा, एंड देन एनरिचिंग देमसेल्फ एंड एक्सपेंडिंग टेरिटोरियल कंट्रोल। अब 1770 तक देखो, बाय दी 1770s Sikh hegemony extended from Indus in the west to the Yamuna in the east, from Multan in the south and to Jammu in north. इसको आप किस तरह से याद कर सकते हैं, आप यहाँ पे इन डायरेक्शन को बनाएंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ एंड साउथ, और यहाँ पर जो जो भी इन्होंने लोकेशन आपको मेंशन की हुई है, फॉर एग्जाम्पल सी ओके, इंडस इन वेस्ट, तो हम यहाँ पे इंडस को मार्क करेंगे। ठीक है, इंडस इन वेस्ट एंड यमुना, मतलब आप ये मान के चलेंगे कि दिल्ली वाला और के कौन सा, यूपी का कुछ रीजन जहां तक यमुना का क्या है, विस्तार है। ठीक है, एंड देन यमुना इन द ईस्ट, देन फ्रॉम मुल्तान इन द साउथ टू जम्मू इन नॉर्थ, मुल्तान इन साउथ एंड जम्मू इन नॉर्थ। तो यहां पे आपको कौन दिखाई देंगे, सिख नजर आएंगे। ठीक है, लेकिन होगा क्या कि ये आर नॉट, these people they are not united. Okay, you need to understand they are disunited, and यहाँ पे क्या है, आपको इनका quarrelsome environment, इनके बीच में लड़ाई झगड़े आपको हर समय देखने के लिए मिलेंगे। और देखो, सो यहाँ पे क्या होगा, आपको 12 किन ग्रुप्स, जिनको हम क्या कह रहे हैं, जात कह रहे हैं। ठीक है, एंड लेटर एज मिसल्स, उनको हमने क्या बोला, मिसल्स बोला। उसमें क्या है, डिवाइडेड है। वन ऑफ द रूलर रंजीत सिंह, रंजीत सिंह क्या करेंगे, इनको रीयूनाइट करेंगे। ठीक है, एस्टैब्लिश हिज कैपिटल एट लाहौर इन 1799। माय क्वेश्चन टू यू इज, बताइए लाइक रंजीत सिंह ने कौन से ईयर में लाहौर को अपनी कैपिटल एस्टैब्लिश किया, हम बोलेंगे 1799। ठीक है,
ऑल राइट, चलिए राजपूताना की बात कर लेते हैं. दी राजपूताना रूलर्स डिड नॉट लैग बिहाइंड इन कंसोलिडेटिंग देयर पोजीशन बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर. कौन ऐसा मौका छोड़ना चाहेगा? ठीक है, जब दिखाई दे रहा है कि मुगल्स वीक हैं तो कोई ना कोई तो राइज करेगा. दे पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल फॉर द पावर ऑफ दिल्ली एंड गेन गवर्नरशिप ऑफ मुगल एम्पायर. ठीक है, राजपूताना ऑफ जयपुर वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ सूरत. Jaisingh II became the governor of Ajmer and Gujarat, and these two governors held their kingdoms in full sovereignty. Right? So first one was like Rajputana of Jaipur. It was appointed the governor of Surat. ठीक है? All right. And then the next one was Savai Jai Singh. Like we can call him Jai Singh II. Yes. All right. Governor of Ajmer और गुजरात. ठीक है, एंड दीज टू गवर्नर्स हैड देयर किंगडम इन फुल सॉवरेनिटी. तो धीरे धीरे आप क्या देखेंगे, ये लोग, इनको पावर्स तो कहां से मिल रही हैं? एक मुगल से मिल रही है, लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू करेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट जाट्स. क्लोज टू दिल्ली इन द मथुरा आगरा रीजन. ठीक है, द जाट पीजेंट्स अंडर देयर लीडर गोकुला. आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा. Who was the leader of Jats? He was Gokula. Rose in rebellion against the high taxes levied by the Mughal. अब मुगलों ने क्या कर दिया? हाई टैक्सेस लिवाई कर दिए. तो उसके अगेंस्ट में एक लाइक पीजेंट ग्रुप जो है वो खड़ा होगा. कौन है वो? लाइक जाट जो है वो खड़े होंगे. ठीक है, in 1619 they built forts and blocked caravans route from Agra to Delhi, and they killed the फौजदार हु कैरिड आउट दी ऑप्रेसिव पॉलिसीज. इन्होंने उस फौजदार की क्या कर दी? हत्या कर दी. किन फौजदारों की? जो क्या कर रहे थे? हाई टैक्सेस जो है वो इम्पोज कर रहे थे. ठीक है ना, उनकी ऑप्रेसिव पॉलिसीज से ये लोग क्या थे? खुश नहीं थे. ऑन देयर किंग्स. ठीक है, सूरजमल एस्टैब्लिश द किंगडम ऑफ भरतपुर. Who established the kingdom of Bharatpur? His name was Surajmal. ठीक है, however they could not succeed against the might of Mughals. Gokula was executed. Okay, but the Jats were continued to trouble the Mughals for years. In 1691, the rebels reappeared in greater force and captured Akbar's tomb. ठीक है, so this is how things are going on after Mughals, or you can say during the later Mughal period actually. Now let's talk about this great character in history, in Indian history, शिवाजी. तो शिवाजी का बर्थ आपको कब देखने के लिए मिलता है? 1627 में देखने के लिए मिलता है. एंड ही वॉज द लास्ट 6th सन ऑफ शाहजी भोसले. तो शाहजी भोसले के 6 बच्चे थे, और उन 6 में से लाइक जो लास्ट वन, द 6th वन वॉज लाइक शिवाजी. ओके, अ पावरफुल नोबल इन द सर्विस ऑफ सुल्तान ऑफ बीजापुर. कौन? शाहजी जो थे वो बीजापुर के सुल्तान के अंडर में एक बहुत ही पावरफुल नोबल थे. ठीक है, शिवाजी के गुरु कौन है? समर्थ रामदास. ही वॉज अ भक्ति सेंट, एंड ही टॉट शिवाजी टू टेक प्राइड इन मराठा कल्चर एंड to fight for freedom from Mughal rules. Shivaji grew to be a soldier and a strong leader. तो इनके जो गुरु हैं समर्थ रामदास, ये इनको क्या देते हैं? इनको लाइक शिक्षा देते हैं कि आपको क्या करना है? मराठों का प्राइड बढ़ाना है, मराठों का गौरव बढ़ाना है. ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मुगल रूल को हटाना पड़ेगा. हिंदवी स्वराज की ये बात करते हैं. एंड देन शिवाजी ऑर्गेनाइज्ड मराठा हिल्स ट्राइब इनटू मिलिट्री फोर्सेस. ठीक है, he had an ambition to establish Hindu power in India, and the state of Bijapur had almost declined during his time. Okay. Shivaji captured many forts, including the fort of Toran and Purandar. ठीक है, and his rising powers made him an enemy of the Bijapur state एंड दी मुगल वाइसरॉय ऑफ डेक्कन. सीधी सी बात है, अब सीधे सीधे आप उस पावर को चैलेंज करोगे जो रूल कर रही है एक लंबे समय से, तो उनको क्या होगा? वो आपसे, आपके दोस्त तो बनेंगे नहीं, एनिमिटी जो है वो इनको मिलती है उनकी. तो चलिए थोड़ा सा शिवाजी के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं. ठीक है, दी मराठास. देखो, द मराठास इनहैबिटेड द हिली रीजन्स ऑफ पुणे एंड कोंकण इन महाराष्ट्र. ठीक है, तो आपको कहां देखने के लिए मिल रहे थे?
पुणे महाराष्ट्र में, एंड देन लाइक हिली रीजन्स इन पुणे महाराष्ट्र एंड कोंकण इन महाराष्ट्र, ठीक है। एंड दे वर मेनली कल्टिवेटर्स एंड सोल्जर्स, ठीक है, एम्प्लॉयड इन सदर्न स्टेट्स in various jobs, ठीक है। During the reign of Shahjahan, some groups of Marathas were involved in looting the areas of बीजापुर। अब शाहजहां के टाइम पर क्या हो रहा था? शाहजहां के टाइम पे some group of मराठा, कुछ मराठा ग्रुप्स थे, वो क्या कर रहे थे? लूट रहे थे। किनको? बीजापुर के कुछ एरियाज को, ठीक है ना। The Marathas were brave and sturdy warriors and they were inspired by Bhakti literature of Marathi and military training instilled in them. Feeling the nationalism under the leadership of Shivaji, they grew powerful. शिवाजी की लीडरशिप में मराठे क्या होते हैं? पावरफुल स्टेट में आ जाते हैं। हालांकि जो ब्रेवरी है वो इनके अंदर आपको शुरू से नजर आ रही है, ठीक है ना। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द राइज ऑफ मराठा पावर्स। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मराठा पावर के राइज को क्या करेंगे? उसमें अपना रोल प्ले करते हैं। द राइज ऑफ मराठास to power is attributed to the illustrious leadership provided by Chhatrapati Shivaji in second half of the 2nd century, and their rise was actually made possible by the peculiar geocultural environment of the Deccan, ठीक है। देखो, एक फैक्टर नहीं होता जिस समय पे कोई पावर राइज कर रही होती है, बहुत सारे, कुछ पॉलिटिकल रीजंस होंगे, कुछ कल्चरल रीजंस होंगे, कुछ सोशल रीजंस होंगे, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, रिलीजियस फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं विच आर टेकिंग प्लेस व्हेन अ पर्टिकुलर किंगडम ऑफ अ रूल इज राइजिंग। The tough geographical environment developed in Marathas the exceptional qualities of the self-reliance, courage, perseverance, and above all pride in the dignity of a man as man। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से आप देखते हैं कि मराठा पावर राइज में धीरे धीरे आपको आती हुई दिखाई देगी। कॉन्फिडेंस देखिए, ठीक है। The broken hill ranges afforded them natural protection and against enemies. Besides, Maratha women added to strength and patriotism of men, ठीक है। देखो, शिवाजी के बारे में जब हम बात कर ही रहे हैं तो देखो जरा धीरे थोड़ा सा इनके बारे में और जानो। He was born in 1627. When was Shivaji born? 1627. Okay. He was son of Shahji Bhosle, हमने पहले ही पढ़ा, ठीक है। A petty jagirdar in the Bijapur state, okay, and he received military training from दादाजी कोंडादेव। इन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग किससे ली? दादाजी कोंडादेव से। His mother जीजाबाई, जीजाबाई was a pious lady, okay, and she narrated many stories of bravery from the epics and Puranas and instilled patriotism in him। मतलब शिवाजी के अंदर जो ये देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति वाली जो भावना है, इसको कूट कूट कर भरने का श्रेय जिनको दिया जाता है वो है इनकी माताजी जीजाबाई, ठीक है। ओके, देयर एंस्यूड अ सीरीज ऑफ लॉन्ग प्रोटेक्टेड बैटल्स। शिवाजी किल्ड अफजल खान, द जनरल ऑफ सुल्तान ऑफ बीजापुर। अब बताइए, जब अफजल खान को मार दिया जाएगा, अफजल खान कौन है? जनरल ऑफ सुल्तान ऑफ बीजापुर हैं, ठीक है, वो जनरल हैं किसके? सुल्तान ऑफ बीजापुर के। औरंगजेब द मुगल एम्परर सेंट हिज अंकल शाइस्ता खान टू सबड्यू शिवाजी। शिवाजी किल्ड हिज मेन, बट शाइस्ता खान क्या होते हैं? वहां से भागने में सफल रहते हैं। अब इन चीजों से क्या हो जाएगा? औरंगजेब जब अनॉइड हो जाएगा, तो अनॉइड एट दिस औरंगजेब सेंट राजा जयसिंह ऑफ अंबेर विद एन एम टू सबजुगेट शिवाजी, ठीक है। तो राजा जयसिंह को भेजा जाएगा, जयसिंह के साथ में एक पुरंदर की संधि होगी, और क्या होगा? जयसिंह इनको क्या कहेंगे कि आप जाइए, ये जो शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि करी गई है, इसके बाद जयसिंह क्या करेंगे? ही परसुएडेड शिवाजी टू विजिट द कोर्ट ऑफ औरंगजेब। अब वहां पे क्या करा जाएगा? इनको कैप्चर कर लिया जाएगा। जब ये औरंगजेब से मिलने जाएंगे वहां इनको कैद कर लिया जाएगा। हालांकि शिवाजी क्या करेंगे? ही मैनेज टू एस्केप, ठीक है ना, फ्रॉम प्रिजन अलोंग विद हिज सन संभाजी। तो शिवाजी संभाजी के साथ में इस औरंगजेब की कैद से निकलने में सफल रहते हैं, ठीक है। ऑन रिटर्निंग टू हिज कोर्ट शिवाजी रिज्यूम्ड हिज एक्टिविटीज अगेंस्ट द मुगल्स।
Okay, he plundered Surat and proclaimed himself emperor. Aurangzeb had to recognize him as an independent ruler. Shivaji assumed kingship in the traditional Hindu style and was crowned as Chhatrapati at a grand darbar held in Raigad near Pune 1674. ठीक है, what was the birth year of Shivaji? It was 1627. And in which year he was rewarded with the title of Chhatrapati? It was 1674. Okay, sometime, not sometime, most of the time years are really important when you are learning about history. Okay, और एक क्वेश्चन और यहाँ पे, लाइक कौन सा, क्या है वो, कौन सी जगह पर उनको छत्रपति की जो है टाइटल दिया गया है? तो हम कहेंगे रायगढ़ नियर पुणे. ठीक है. He thus laid the foundation of Maratha state. After this, he captured Jinji and Vellore and some parts of the Mysore. He died in 1618. ठीक है. 1680 ये वो ईयर है जिसमें आप देखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है. और 1680 को आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं. आपने मिडेवल में एक, जब हम राइज ऑफ रिलीजन के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने किसके बारे में पढ़ा था? हमने तुलसीदास के बारे में भी पढ़ा था. तो ये वो ईयर है जिसमें आप शिवाजी को क्या देखते हैं? शिवाजी की मृत्यु को देखते हैं होते हुए. और यही वो साल है, आप पढ़ते हैं संवत, लेकिन यहाँ पे क्या है? हाँ, तो हम कहते हैं संवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर. तो ये वो ईयर है जिसमें तुलसीदास जो हैं वो भी क्या करते हैं? उनकी भी मृत्यु हो जाती है. ठीक है. तो आपको ये ईयर याद रखना है. जैसे भी आप रिलेट करके रख सकते हैं. आपको क्या करना है? सिर्फ ईयर याद रखना है. दैट शिवाजी वॉज बॉर्न इन 1627 एंड शिवाजी डाइड इन 1680. That's all. My purpose to talk about this is just this. Okay. All right. Now here is a very small information for you. You can just take a look at this. Okay. Undaunted Shivaji feigned illness and as a form of penance began to send out enormous basket filled with sweets to be distributed among the poor. On August 17, 1666, he and his son had themselves carried past their guards in these baskets, and his escape possibility, the most thrilling episode in a life filled with high drama, was to change the course of Indian history. All right, let's talk about administration of Shivaji. ठीक है, किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन है, कौन कौन से टैक्सेस जो है वो इस समय पर लिए जाते हैं. शिवाजी हिमसेल्फ कंट्रोल्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट. ओके. ही हैड अ काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स, जिसको क्या बोला जाता था? अष्ट प्रधान मंडल बोला जाता था. जैसे अकबर के दरबार में आपको नवरत्न दिखाई देते हैं, ऐसे शिवाजी के दरबार में आपको क्या दिखाई देंगे? अष्ट प्रधान दिखाई देंगे. द पेशवा, प्राइम मिनिस्टर. द सेनापति, कमांडर इन चीफ. And the Pandit Rao, minister in charge of religious matters, were the most important ministers in the council. कौन कौन है? पेशवा हैं. ठीक है. उसके बाद में सेनापति हैं और उसके बाद में पंडित राव. ठीक है. तो these are the three, like you can say, the most important ministers in the council. Most of the ministers participated in the military campaigns. जो most of the ministers हैं वो क्या कर रहे हैं? मिलिट्री कैंपेन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. अब इसको इस तरह भी याद रखेंगे, लाइक इसको आप टैबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं. लाइक अगर हम पेशवा की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पेशवा को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सेनापति, तो सेनापति को क्या बोला जा रहा है? कमांडर इन चीफ. ठीक है. एंड द थर्ड वन, Pandit Rao. Pandit Rao is also called like what? The religious. He was in charge of religious matters. So you can like relate it with religious matters. ठीक है. All right. Shivaji divided his empire into prans.
देखो आज भी जो हमारे स्टेट्स हैं, लाइक अब तो हम उनको स्टेट्स बोलते हैं, बट बिफोर दैट वी वर कॉलिंग इट प्रांत ओनली. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट उत्तर प्रदेश, तो व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ उत्तर प्रदेश? इट वाज व्हाट? यूनाइटेड प्रोविंसेस. ठीक है, तो जो प्रांत हैं, लाइक प्रोविंसेस हैं, उनमें क्या बटा हुआ है? जो शिवाजी का एम्पायर है वो बटा हुआ है. एंड विच वर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू परगनाज एंड तरफ. ठीक है, वो परगना में और तरफ में डिवाइडेड है. द विलेज वर स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हेडेड बाय पटेल. चलिए, तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि जो विलेज की जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उनका हेड कौन है. तो हियर वी विल से इट इज बीइंग हेडेड बाय पटेल्स. ओके, शिवाजी इंट्रोड्यूस न्यू सोर्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द टेरिटरी सब्जुगेटेड बाय मराठास. कौन कौन से? ये दो तरह के टैक्स लगा रहे थे. वन इज चौथ, अनदर इज सरदेशमुखी. अब देखो इनके नाम से समझो. ओके, चौथ यानी कि 1/4, जैसे बोलते हैं 1/4 हिस्सा. ठीक है, तो 1/4 ऑफ द रेवेन्यू जो है, जो वो पे किया जाएगा किसको? मराठों को. किस लिए पे किया जाएगा? कि हम आपको क्या करेंगे? प्रोटेक्शन देंगे, यानी कि हम आपकी सुरक्षा की क्या ले रहे हैं? गारंटी ले रहे हैं. सरदेशमुखी, ये जो आप इसको कैसे याद रखोगे? सरदेशमुखी इज 1/10 यानी कि 1/10वां हिस्सा. तो आप 10 को क्या बोलते हैं? लाइक अगर हम संस्कृत में बात करें वी कॉल इट दशम, राइट? तो अब इसको थोड़ा इस तरह से याद रख सकते हैं, लाइक इफ यू वांट टू रिलेट इट. सरदेशमुखी जो है 1/10 ऑफ द रेवेन्यू है पेड बाय द रूलर्स इन रिटर्न ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एलियन फोर्सेस. जो देखो चौथ जो है वो क्यों है? रेवेन्यू पे किया जा रहा है रूलर्स के द्वारा. कोई इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो उससे वो इनकी मदद करेंगे. एक्सटर्नल के लिए अगर है तो वहां पे आप क्या पे करोगे? सरदेशमुखी दोगे. तो दोनों ही तरह से अपनी लाइक आर्मी वो उनको क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड कर रहे हैं, बदले में सरदेशमुखी और चौथ. ये दो टैक्सेस हैं जो किसकी तरफ से इंपोज किए जा रहे हैं? मराठों की तरफ से, राइट? शिवाजी मेंटेन्ड अ वेल ट्रेन्ड एंड डिसिप्लिन्ड आर्मी विद अ स्ट्रॉन्ग कैवलरी एंड इन्फेंट्री. ठीक है, हिज soldiers received regular cash salaries and he insisted on high moral values among his soldiers. His army was well trained, guerrilla welfare. Okay, and the fort formed a special feature of Shivaji's military administration, and there were about 280 forts in his possession. शिवाजी के अंडर में लाइक कितने फोर्ट्स आ रहे थे? 280, 280 फोर्ट्स वर देयर इन हिज पोजेशन. ईच हिल फोर्ट वाज अंडर हवलदार who was assisted by ब्राह्मण सूबेदार for civil revenue administration. चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट. यहां तो हमने बात की उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का है, उनका लाइक टैक्सेस कौन कौन से इंपोज किए जा रहे हैं और किस तरह के लाइक जो फोर्ट्स हैं वो उनका निर्माण हो रहा है और फोर्ट्स में जो हेड हैं वो कौन कौन है. फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि सभी जो फोर्ट्स हैं, हिल फोर्ट्स हैं, ठीक है, वो किसके अंडर में आ रहे थे? हवलदार के. हवलदार हु वाज असिस्टेड बाय ब्राह्मण सूबेदार. ठीक है, चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिलीजियस पॉलिसीज एंड दी मराठा अंडर पेशवास. ठीक है, अभी देखते हैं रिलीजियस पॉलिसीज की. जब हम बात करेंगे दे वर डिवोटेड हिंदूज. ओके, एंड ट्रू इज द अपराइजिंग ही ट्रीटेड द मुस्लिम्स एंड देयर वुमेन विद ग्रेट रिस्पेक्ट. लाइक हिंदुइज्म की भावना उनके अंदर है, लेकिन वो कुरान को भी क्या दे रहे हैं? सम्मान दे रहे हैं. मुस्लिम्स को, उनकी महिलाओं को भी क्या दे रहे हैं? सम्मान दे रहे हैं. एंड एम्प्लॉयड अ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स इन हिज आर्मी. अपनी आर्मी में एक बड़ी मुस्लिम आवाम को वो जगह भी दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं. His religious policies were therefore liberal. He even gave grants to Muslims to build mosques, and during his raid, the soldiers were under strict instructions not to harm mosque or any place of worship. Like जब भी soldiers क्या करेंगे? Like भाई सीधी सी बात है कि जो भी रूलर अगर कोई बैटल जीतेगा, कोई वॉर जीतेगा, तो उसके पास सभी तरह के राइट्स होते हैं. अपने राज्य में वो किसी भी तरह के चेंजेस कर सकता है. लेकिन शिवाजी के समय में सोल्जर्स को क्या दिया जाता था? स्ट्रिक्ट लाइक उनको गाइडलाइंस दी जाती थी कि आप क्या नहीं करेंगे. कोई भी मस्जिद नहीं तोड़ी जाएगी, कोई भी धार्मिक प्लेस जो है उसको क्या नहीं किया जाएगा? डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा. ओके, एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एंड वुमेन, किसी लाइक वुमेन्स को क्या नहीं किया जाएगा? परेशान नहीं किया जाएगा.
This tolerant religious policy was one of the factors responsible for the rise of Marathas. So they were this much tolerant. That's amazing. Okay, now let's talk about Marathas under Peshwas. Here एक यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, मराठा किंगडम कहां कहां तक फैला हुआ है. यू कैन जस्ट टेक अ लुक एट दिस. जो पिंक वाला रीजन आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज ऑल लाइक मराठा किंगडम ड्यूरिंग दैट टाइम. मराठास अंडर पेशवा आफ्टर शिवाजी डेथ. शिवाजी की डेथ कौन से ईयर में हो जाती है बेटा, हमने पढ़ा था अभी अभी 1680 में, ठीक है ना. तो the effective control of Maratha kingdom fell into the hand of the Peshwas who served Shivaji's successor. Their seats of power was at Pune. ठीक है. Under the Peshwas, there developed a successful military organization. The Marathas fought against the Mughals and expanded their territories between 1720 and 1761. ठीक है. Malwa and Gujarat were seized from Mughals by 1720s. इसके बाद में आफ्टर 1737 रेड अपॉन दिल्ली, द मराठास एक्सपेंडेड देयर टेरिटरीज फर्दर टूवर्ड द नॉर्थ इन पंजाब एंड राजस्थान, इनटू बंगाल, ओडिशा एंड ईस्ट एंड ऑल इनटू द कर्नाटका एंड तमिल रीजन आल्सो. ठीक है, साउथ में आप कर्नाटका तमिल तक इनका लाइक एक्सपेंशन देखेंगे. ठीक है. एंड देन the Marathas, however, only collected tribute from these areas and did not include them in the Maratha Empire. यहाँ से ये क्या कर रहे हैं, ये केवल ट्रिब्यूट्स जो है ये लेंगे वहां के रूलर से, ये डायरेक्ट वहां पे अपना रूल जो है वो स्टैब्लिश नहीं कर रहे हैं. The success of Peshwas encouraged the ambition of the other Marathas chief. ठीक है. This factor broke the unity of Maratha. Okay. Maratha Empire was converted into a loose confederacy governed by independent Maratha chiefs. जैसा कि बाकी सभी किंगडम्स में आप देख रहे हैं, इसमें भी आपको ऐसा ही दिखाई देगा. which turn out to be the primary cause of Maratha downfall. भाई सीधी सी बात है, एक टाइम पर जो किंगडम बहुत ज्यादा राइज करता दिखेगा, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं से उसमें ऐसे लूप होल्स आपको नजर आएंगे कि उसका डाउनफॉल भी आपको देखने के लिए मिलेगा. द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 किस किस के बीच में होती है, हमने बात की थी अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में, तो ये मराठे और अफगानिस्तान के दुरानी जो किंगडम है उसके बीच में होती है. तो जो अहमद शाह अब्दाली है उसकी आप वॉर देखते हैं. राइट. अब आप आगे देखेंगे, चलो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं किसके बारे में, अबाउट बैटल ऑफ पानीपत 1761. द ग्रोथ ऑफ मराठास मेड द जाट्स एंड सिख्स, ओके, द रूलर्स ऑफ बंगाल एंड हैदराबाद एंशियस. so when Marathas like clashed with Ahmad Shah Abdali in थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761. अब देखो ये क्या है, ये बहुत इनका जो ग्रोथ वाला टाइम चल रहा है ना. तो सीधी सी बात है कि जब ये ग्रो करेंगे तो जो इनके राइवल्स हैं उनको अच्छा तो लगेगा नहीं. तो वो क्या करेंगे, जब इनकी वॉर छिड़ेगी लाइक बैटल ऑफ पानीपत छिड़ेगी अहमद शाह अब्दाली के साथ, तो क्या होगा, ये लोग इनको सपोर्ट नहीं करेंगे. जो जाट और सिख हैं ये इनको सपोर्ट नहीं करेंगे. ठीक है. तो none of them came to Maratha like rescue and as a result they were completely routed and the various Maratha chiefs began to rule over their own areas. ठीक है. This paved the way of East India Company to gain the ground in India. अब इससे क्या होगा, सीधी सी बात है कि एक और पावर भी तो साइड बाय साइड इमर्ज हो रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. वो इस मौके का क्या उठाएंगे, फायदा उठाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि इंटरनली जो देश है वो बहुत ज्यादा क्या है, ऑलरेडी टूटा हुआ है. ठीक है. तो ये लोग एकजुट तो है नहीं, तो उनके लिए रास्ता क्या हो गया, आसान हो गया. लेट्स टॉक अबाउट पंजाब नाउ and then we will talk about the Rajputs. Okay, the Sikh became a strong political military force under Guru Gobind Singh. Guru Gobind Singh के अंडर में सिख क्या हो गए, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर हो गए. ठीक है. ही ऑर्गेनाइज्ड द सिख इनटू डिसिप्लिन्ड मिलिट्री ग्रुप कॉल्ड खालसा. ठीक है. खालसा मींस प्योर, हमने इसके बारे में भी पढ़ा था. ओके. आफ्टर हिज डेथ, किसकी डेथ की बात हो रही है, गुरु गोविंद सिंह जी की. ठीक है. The leadership of Sikh passed into the hands of Banda Bahadur. So, who established Khalsa? It was Guru Gobind Singh. After Guru Gobind Singh, who is taking the responsibility? It is Banda Bahadur. ठीक है.
एंड ही कंटिन्यूड द स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल्स। ओके, चलिए इनकी भी क्या चलेगी, इनका स्ट्रगल चलेगा, किसके अगेंस्ट चलेगा, मुगल्स के अगेंस्ट चलेगा। द सिख बिकेम वेरी पावरफुल इन सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में आप क्या देखेंगे, जो सिख हैं वो बहुत क्या हो गए हैं, पावरफुल हो जाएंगे। एंड दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू पॉलिटिकल ग्रुप कॉल्ड मिसल। ये अपने आप को स्टैब्लिश करेंगे एक पॉलिटिकल ग्रुप के फॉर्म में, जिसको इन्होंने क्या बोला, मिसल बोला। इन ऑल देयर वर 12 मिसल्स। कितने मिसल्स थे, 12। Each missile had its own leader who controlled a specific area and fought against the other missile। सीधी सी बात है, इन्होंने अपने अपने एरियाज क्या कर लिए, डिटरमाइन कर लिए। अब ये लाइक हर मिसल का क्या है, एक लीडर है, वो कंट्रोल करना चाहेगा एक स्पेसिफिक एरिया को, और उसके लिए क्या होगी, बैटल होगी। तो जाहिर सी बात है मैप में चेंजेस तो इस समय भी देखने के लिए मिलेंगे। टूवर्ड्स द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, ओके यहां तक की हमने बात कर ली। नाउ महाराजा रंजीत सिंह, द लीडर ऑफ सुकरचकिया मिसल के क्या है ये, लाइक रंजीत सिंह बिलोंग करते हैं सुकरचकिया मिसल को। यूनाइटेड ऑल द मिसल्स एंड एस्टैब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट किंगडम इन पंजाब। महाराजा रंजीत सिंह रूल्ड फ्रॉम 1801 टू 1839। महाराजा रंजीत सिंह कब तक रूल करते हैं, 1801 से 1839 तक। ओके, तो एक क्वेश्चन आपको यहां से ये मिल सकता है कि बताइए महाराजा रंजीत सिंह कौन सी मिसल को बिलोंग करते थे, तो हम कहेंगे सुकरचकिया। ठीक है, इसके सिवाय आपको एक ये क्वेश्चन भी मिल सकता है कि बताइए वो कौन से लाइक सिख रूलर थे जिन्होंने सभी इन लाइक जो मिसल्स हैं उनको क्या किया है, कंसोलिडेट किया है या यूनाइट किया है। ओके, तो स्पेसिफिकली यूनाइटेड, लाइक यूनाइट ही बोलेंगे हम, ठीक है, करने की प्रयास किया है या फिर किया है, तो वो है महाराजा रंजीत सिंह। और ये 1801 से 1839 तक इनका जो टाइम पीरियड है वो देखने मिलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट राजपूत्स एंड देन वी विल सी व्हाट वाज हैपनिंग इन अवध। ओके, देखो मोस्ट ऑफ द राजपूत किंगडम्स सिंस द रीन ऑफ अकबर हैड बीन क्लोज अलाइज। ठीक है, ये क्या है, अकबर के समय से ही ये ठीक ठाक, मतलब इनके बीच में इनके संबंध जो है वो अच्छे हैं। ठीक है, किनके साथ, मुगल्स के साथ में। व्हेन द मुगल पावर्स बिगन टू डिक्लाइन, अब जब ये मुगल पावर डिक्लाइन करने लगी है तब क्या होगा, दे बिकेम इंडिपेंडेंट। अब ये इंडिपेंडेंट हो गए। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग राजपूत रूलर ऑफ दिस पीरियड वाज सवाई राजा जयसिंह। ठीक है, तो ये सवाई राजा जयसिंह जो हैं ये क्या होंगे, ये बहुत ही शानदार एक राजपूत रूलर हुए। ठीक है, ऑफ अंबर और लाइक नाउ जिसको हम बोलते हैं जयपुर। He encouraged the teachings and seemings of science in an age when Indians were unaware of scientific achievement of the West. Okay, he founded the beautiful Pink City. So there can be a like question for you. जो पिंक सिटी यानी जयपुर है उसको जयपुर किसके नाम पर नाम दिया गया, तो हम कहेंगे जयसिंह के, सवाई जयसिंह के नाम पर। ठीक है, ओके, एंड बिल्ट लाइक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज इन दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन एंड बनारस, जिसको आज हम क्या बोलते हैं, वाराणसी बोलते हैं। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट अवध, देन वी विल सी व्हाट वाज हैपनिंग इन बंगाल। ठीक है, सादत खान वाज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ अवध। कौन से ईयर की बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं 1722 की, बाय मुगल एम्परर मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने क्या कर दिया, सादत खान को क्या बना दिया है, गवर्नर अपॉइंट कर दिया, किसका, अवध का। ठीक है, कौन से ईयर में, 1722 में। ठीक है, चलिए at this time zamindars of Awadh were rebellious, had their own armies and refused to pay land tax as like of his knowledge and authority of emperor। सादत खान सप्रेस द रेबिलियन, सीधी सी बात है, यदि कोई विद्रोह उठेंगे तो इनको क्या करेंगे, उनको दबाने की कोशिश की जाएगी। तो जमींदार रिफॉर्म लाइक रेवेन्यू सिस्टम एंड एस्टैब्लिश्ड पीस इन द रीजन। ही वाज सक्सीडेड इन 1739 बाय सफदर जंग। सफदर जंग के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है ना, लाइक उनके बाद में कौन आएंगे, सफदर जंग आएंगे। सादत खान एंड हिज सक्सेसर रूल्ड अवध as an independent ruler and they provided good administration, ठीक है, to the people। तो अभी तक हम बात कर रहे थे लाइक सादत खान की बात कर रहे हैं, उसमें उनके बाद में कौन आते हैं, 1739 में सफदर जंग आ जाते हैं। सादत खान का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसा है, लाइक ही इज
In Awadh, he is an independent ruler and they provided administration to the people. लखनऊ was capital of Awadh rulers. ठीक है, अवध रूलर्स की जो कैपिटल है वो क्या होगी, लखनऊ होगी. And it has many beautiful monuments dating back to this period. ठीक है, आज भी आप देखेंगे कि इस जगह में आपको बहुत कैसे मिलेंगे, बहुत बेहतरीन मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं. ठीक है, बंगाल की बात कर लेते हैं. मुर्शिद कुली खान, it's not Oli, it's Kuli. Okay, so Murshid Quli Khan was the governor of Bengal from 1770 to 1727. 1717 से लेकर 1727 तक बंगाल के गवर्नर कौन है, मुर्शिद कुली खान है. 10 साल का टाइम पीरियड है, बहुत ही आसान से टाइम पीरियड है, 1717 से 1727. ठीक है, he shifted his capital from Deccan to मुर्शिदाबाद. ठीक है, and became independent from Delhi. And he was succeeded by सिराजुद्दौला. ठीक है, सिराजुद्दौला का टाइम पीरियड आप देखते हैं 1739 to 1739 and अलीवर्दी खान 1739 to 1756. The province of Bengal prospered under these rulers who recognized the administration by removing the corrupt and inefficient जागीरदार. ठीक है, तो इनके टाइम पे क्या होगा, जो बंगाल है, जो बंगाल प्रोविंस है वो क्या करेगा, फ्लरिश करेगा. क्यों करेगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, जो करप्ट और इनएफिशिएंट जागीरदार हैं उनको रिमूव कर दिया है. ठीक है, तो यानी कि क्या होगा, करप्शन को क्या किया, कम किया. एंड दे रेज्ड अ न्यू क्लास ऑफ जमींदार हु वर मोस्टली बंगाली हिंदूज फॉर कलेक्शन ऑफ द लैंड, रेवेन्यू एक्सेट्रा. अभी जो जमींदार हैं ये क्या होंगे, ये हैं लॉयल टू द नवाब, नवाब के प्रति बहुत ही ज्यादा लॉयल हैं. ट्रेड एंड इंडस्ट्री वर ऑल्सो एनकरेज. द नवाब ऑफ बंगाल गेव द प्रोविंस कंप्लीट पीस एंड प्रोस्पेरिटी. अलीवर्दी खान ऑल्सो कंक्लूडेड अ ट्रीटी विद मराठास. ठीक है, एंड अग्रीड टू पे देम ट्रिब्यूट इन ऑर्डर टू कीप देम अवे फ्रॉम बंगाल. अलीवर्दी खान ने क्या किया, ट्रीटी कर ली, किसके साथ में, मराठास के साथ में. क्यों, क्योंकि हमें आपका इन्वॉल्वमेंट अपने स्टेट में नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको ट्रिब्यूट चाहिए. ठीक है, हम भिजवा देंगे. ठीक है, इट वाज लाइक दैट. बट दीज नवाब्स कुड नॉट रियलाइज द डेंजर दैट यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज पोज्ड इन देयर अथॉरिटी. आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान क्या होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर्ड द एंटायर टेरिटरी, द बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, जिसको अब हम क्या बोलते हैं, ओडिशा कहते हैं. और इसके बारे में जब आप नेक्स्ट क्लास में लाइक 8th क्लास में आप जाएंगे तब आप पढ़ेंगे कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं वो ये टेरिटरीज को क्या कर लेंगे, अनेक्स करेंगे. कौन कौन से बैटल्स इन प्लेसेस से और इस अनेक्सेशन से एसोसिएटेड हैं. राइट, चलिए नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट हैदराबाद. द किंगडम ऑफ हैदराबाद वॉज फाउंडेड बाय चिनक्लिच खान, जिसको क्या भी बोला जाता है आप मुझे बताएंगे, इन 1724. एंड ही वॉज द वजीर of the Mughal king Muhammad Shah and had been awarded with the title of Nizamul Mulk. Okay, though he did not formally declared his independence. इन्होंने क्या किया, अपने आप को फॉर्मली इंडिपेंडेंट अनाउंस नहीं किया, लेकिन काम ये इंडिपेंडेंट रूलर की तरह करेंगे. He ruled over the Hyderabad as an independent ruler. His successors belonged to the Asaf Jahi dynasty and were known as Nizams. ठीक है, तो आपको ये भी क्या करना है, ये याद रखना है, इनके ये किसको बिलोंग करते थे, आसफ जाही डायनेस्टी को बिलोंग कर रहे हैं. और इनके जो इसको हम बोलते क्या थे, हम इनको बोलते थे निजाम्स. ठीक है, नाउ कम्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस सेशन एज वेल, मैसूर. लेट्स टॉक अबाउट मैसूर. मैसूर बिकेम पावरफुल किंगडम अंडर हैदर अली. ठीक है, ही इज, हु इज हैदर अली, फादर ऑफ टीपू सुल्तान. राइट, Mysore became a powerful kingdom under Hyder Ali and he started his career as a foot soldier and gradually rose to become the ruler of Mysore in 1761. 1761 में हमने एक बैटल भी पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले. What was the name of that battle? Was that Battle of Panipat or was that third Battle of Panipat? Yeah, that was third Battle of Panipat. तो इसी 1761 में क्या हो रहा है, लाइक मैसूर के जो रूलर की तरह से कौन इमर्ज कर रहे हैं, हैदर अली इमर्ज कर रहे हैं. एज अ रूलर ही कंट्रोल्ड द रेबेलियस जमींदार्स एंड इम्प्रूव्ड द कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स एंड ही आल्सो मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी. यहाँ ये जो वर्ड दिखाई दे रहा है ना, मॉडर्नाइजिंग हिज आर्मी,
इनके बाद इनका जो सन आएंगे टीपू सुल्तान, ही वर ऑल्सो द फर्म बिलीवर ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो इन लोगों से, यानी कि किससे, टीपू सुल्तान से, हैदर अली से, ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, खौफ खाएंगे, क्योंकि इनकी सोच कैसी है, आधुनिक है। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच ही एस्टैब्लिश्ड अ मॉडर्न लाइक आर्सेनल एट डिंडीगुल। ठीक है। इन 1769 ही डिफीटेड द ब्रिटिश इन फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। देख रहे हो जज्बा, देख रहे हो इनका। तो इन्होंने क्या किया है, एंग्लो मैसूर वॉर में इन्होंने किसको हराया है, ब्रिटिशर्स को हरा दिया है। ठीक है। तो हालांकि इनकी कितनी होंगी, 4 वॉर्स होंगी, 2 तो होंगी हैदर अली के साथ में, सेकेंड वॉर में हैदर अली विल लाइक डाई, तो ही डाइड इन 1782। अब इनकी वॉर्स को कंटिन्यू करेंगे कौन, टीपू सुल्तान, जो सेकेंड थर्ड लाइक सेकेंड में तो क्या होगा कि हैदर अली की डेथ हो जाती है। ठीक है। और थर्ड लाइक एक ट्रीटी होगी किनके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ में, देन थर्ड में भी ट्रीटी होगी श्रीरंगपट्टनम की, और फोर्थ में यानी 1799 में टीपू सुल्तान ऑल्सो डाइड। ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो ये जो टीपू सुल्तान है, इनको क्या भी बोला जाता है, इनको बोला जाता है टाइगर ऑफ मैसूर। ठीक है। और टीपू वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है। और ही इंट्रोड्यूस मॉडर्न वेपन्स इन हिज आर्मी एंड मेड एन एफर्ट टू बिल्ड मॉडर्न नेवी। He also realized the importance of the trade and industries and tried to introduce modern industries in India. He died fighting the British and during the course of Fourth Anglo-Mysore War. When did he die? He died in 1799. ठीक है. So that is all in this chapter. Now let's quickly take a review. Okay. The later Mughals ruled till the invasion of Nadir Shah. Yes. शिवाजी हैड अ काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स, हम क्या बोलते थे उसको, अष्टप्रधान बोलते थे। यस। टीपू सुल्तान वाज नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर। दैट इज ऑल इन दिस चैप्टर। लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। द पर्शियन किंग नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ और नॉर्थ और नन ऑफ दीज, तो विल से नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन। डैश वॉज डिवोटेड हिंदू, हैदर अली, मुर्शिद अली खान और शिवाजी और महाराजा रंजीत सिंह। इट वॉज शिवाजी। ठीक है। रंजीत सिंह इफेक्टिव रूल्ड लास्टेड फॉर डिकेड्स फ्रॉम 1801 टू 1839। यस, यस। ओके। द निजाम उल मुल्क had consolidated the position in Hyderabad, Kerala or Tamil Nadu or none of these, we will say Hyderabad. Okay. चलिए. So let's quickly fill all these circles. Question number 1, option number A. Question number 2, option number B. And please make sure to fill the circles properly. Yes. Question number 3, option number C. Question number 3, option number C. Perfect. Then question number 4, option number C again. We will say, okay, cool. Now let's move on to fill in the blanks. Sayyid brothers were also known as, क्या हम उनको king makers बोलते थे? Yes. Tipu Sultan was son of Hyder Ali. The invasion of Dash exposed the weakness of Mughal Empire. Tell me, invasion of what? Invasion of British, invasion of Turks, or what? Can we say it was British? Yeah. Okay. Now let's talk about who led the first Sikh revolt. It was Maharaja Ranjit Singh. Ranjit. So now comes true and false. The commander-in-chief of the Maratha army was called Patil. Is that true or false? It's false. Okay. क्यों? क्योंकि they were not commander-in-chief of Maratha army, but they were village headmen, right? Okay. Nadir Shah invaded India in 1793. Is that true? Is it 1793 or is it 1739? So it was
1739. So make sure when you are reading the question, read it properly. It was 1739. We'll say false. Lucknow was the capital of Awadh rulers. That's true. And then Peshwas were the prime minister of Marathas. That is true again. Okay. So we will say it's not false. It's true actually. Let me just correct this once again and let me write down properly. So it was true. Okay. All right. So that is all for today. I hope each and everything is very much clear to you. And yes, all I can say, like, keep learning, keep revising, keep practicing, and never stop learning things. All right. Bye-bye.